हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज मैं लेके आया हूँ फार्मा का एक नया ब्लॉग, हाउ टू हैंडल OS/OT एज पर MHRA गाइडलाइन। MHRA का जो फुल फॉर्म होता है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, मोगेम्बो। खुश हूँ। तो दोस्तों आइए आज जानेंगे कि अगर कोई लैब में OS या OT होता है तो उसको MHRA गाइडलाइन से कैसे हैंडल करेंगे। दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जानने वाली है कि US FDA के अकॉर्डिंग ओनली OS होता है, केवल OS जो US FDA के अकॉर्डिंग होता है, बट जो OT वर्ड है दैट इज कवर्ड बाय MHRA। जी हाँ दोस्तों, OT या OS दोनों को एक ही तरीके से हैंडल करना है, दैट इज कवर्ड इन MHRA, बट US FDA में केवल OS का जिक्र किया हुआ है, OT का वर्ड जिक्र नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा OS/OT एज पर MHRA गाइडलाइन। तो दोस्तों कैसे हैंडल करेंगे चलिए देखते हैं। इसमें दोस्तों 3 फेज होते हैं टोटल, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। एंड फेज 1 इज कॉल्ड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, फेज 2 इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन एंड फेज 3 इज कॉल्ड एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये दोस्तों मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसको चार्ट बनाया हुआ है। वीडियो के एंड में मैं इसे थोड़ी देर स्टिल कर दूंगा, तो आप इसका फ़ोटो चाहे खींच सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। तो दोस्तों फेज़ 1 जो होता है वो लेबोरेटरी रिलेटेड होता है कि QC में मान लीजिए OS वगैरह हुआ है, OS या OT हुआ है, तो अगर हमें उसका रूट कॉज या फिर एरर जो है लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई हो जाती है तो डेट इज़ कॉल्ड फेज़ 1। हमें हमारी एरर अगर लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई हो जाती है तो डेट इज़ कॉल्ड फेज़ 1 लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। तो फेज़ 1 के दोस्तों 2 पार्ट होते हैं, ठीक है दोस्तों। फेज़ 1 के 2 पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड फेज़ 1A एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड फेज़ 1B। तो दोस्तों फेज़ 1A और B, फेज़ 1A होता है प्राइमरी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ दोस्तों, फेज़ 1 होता है प्राइमरी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। इसमें दोस्तों टोटल 5 पॉइंट आते हैं प्राइमरी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में। पहला है कैलकुलेशन एरर, दूसरा है पावर आउटेज, तीसरा है इक्विपमेंट फेल्योर, चौथा है टेस्टिंग एरर और पांचवा है इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर। दोस्तों अगर आपके OS या OT का रूट कॉज इन पांचों में से एक है, सपोज आपने कैलकुलेशन करने में गलती कर दी तो दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन एरर। आजकल Npower या अदर सॉफ्टवेयर्स में ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेट हो जाता है। तो सपोज सीक्वेंस बनाते समय आपने कुछ गलत वैल्यू डाल दी और जो रिजल्ट जनरेट हुआ दैट इज OS या OT, तो उसकी वजह से जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड कैलकुलेशन एरर। सेकेंड एरर इज पावर आउटेज। यदि आपका जो एरर है कुछ इंस्ट्रूमेंट में अगर पावर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आया है, पावर फेल्योर या पावर फ्लक्चुएशन या फिर कुछ भी ऐसा ही प्रॉब्लम आया है जिसकी वजह से OS या OT क्रिएट हुआ है, दैट इज कॉल्ड पावर आउटेज। तीसरा है इक्विपमेंट फेल्योर। अब मान लीजिए आपके इंस्ट्रूमेंट जो HPLC है सपोज, तो उसमें प्रेशर ड्रॉप वगैरह जैसे भी एरर आ गई, लीकेज हो गया, कॉलम लीकेज हो गया, प्रेशर ड्रॉप हो गया, ये सब जो एरर होती हैं जिसकी वजह से OS या OT होता है दैट इज कॉल्ड इक्विपमेंट फेल्योर। और सर फोर्थ वन इज टेस्टिंग एरर। तो दोस्तों जो टेस्टिंग एरर मीन्स आपने फ्लास्क गलत ले लिया या कुछ भी एबनॉर्मलिटी टेस्टिंग में, या फिर क्वांटिटी गलत ले ली और पिपेट गलत ले ली, या कुछ भी टेस्टिंग से रिलेटेड जो भी एरर होती है दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग एरर। और सर लास्ट है इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स। दोस्तों इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स मीन्स जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट मेथड गलत बना दिया, सपोज उसमें 1 का फ्लो बोल रहा था और आपने 2 का फ्लो डाल दिया, 1.5 का फ्लो डाल दिया और उसकी वजह से जो एरर आया तो दैट इज कॉल्ड इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर। इसमें दोस्तों ये भी है कि आपने अगर कॉलम भी गलत चूज कर लिया तो उसकी वजह से OS हुआ, तो दैट इज कॉल्ड इनकरेक्ट इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर्स। अब दोस्तों अगर इसमें प्राइमरी लैब इन्वेस्टिगेशन में भी हमें अगर रूट कॉज नहीं मिला तो हम जाएंगे फेज़ 1B जिसका नाम है एक्सटेंडेड लैब इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों अगर फेज़ 1A में हमें कुछ नहीं मिला तो हम जाएंगे अब फेज़ 1B में। तो दोस्तों फेज़ 1B में एक्सटेंडेड लैब इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें आता है इन्वेस्टिगेशन बाय एनालिस्ट एंड सुपरवाइज़र। दोस्तों अगर फेज़ 1A में आपको कुछ नहीं मिला तो फेज़ 1B में जाएंगे
तो जिसमें इन्वेस्टिगेशन दो लोगों की वजह से होती है, जैसे एनालिस्ट जिसके थ्रू ओएस या ओटी हुआ है और उसके सुपरवाइज़र जिसने उसका काम अलॉट किया था, जो प्लानिंग उसका किया था, वो दोनों मिलके इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप दोस्तों देखिए इसके अंदर जो पार्ट आता है इन्वेस्टिगेशन बाय एनालिस्ट एंड सुपरवाइज़र के अंदर जो पार्ट आते हैं, पहला आता है एसटीपी स्पेसिफिकेशन करेक्शन। दोस्तों अगर उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि अगर एसटीपी या स्पेसिफिकेशन हमने गलत यूज़ कर लिया, उसमें मेथड कुछ दिया है हमने कुछ यूज़ कर लिया, क्रशिंग का मेथड था हमने इंटेक्ट टैबलेट यूज़ कर लिया, या प्रॉपर क्रशिंग नहीं किया, या एवरेज वेट निकालने में गलती कर दी, या ब्ला 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 कुछ भी एरर कर दिया, तो ये आता है एसटीपी एंड स्पेसिफिकेशन करेक्शन में। दूसरा है दोस्तों करेक्ट सैंपल। अब दोस्तों करेक्ट सैंपल मीन्स हमने 200 का सैंपल 200 mg का सैंपल सपोज लेना था, हमने 100 mg वाला यूज़ कर दिया, और 100 mg वाला लेना था हमने 200 mg वाला यूज़ कर दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड करेक्ट सैंपल। हमें सैंपल करेक्ट लिया है या नहीं, या दूसरे बैच नंबर का सैंपल था हमने दूसरे बैच नंबर में तो नहीं यूज़ कर दिया, तो दिस इज़ कॉल्ड करेक्ट सैंपल। अब दोस्तों तीसरा पॉइंट आता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट एंड अदर ग्लासवेयर। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि अगर री आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने जो वॉल्यूमेट्रिक वगैरह यूज़ किए थे तो वो करेक्ट यूज़ किए थे या नहीं किए थे, तो दैट इज़ कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट, अदर ग्लासवेयर्स। ये उसका एरर आइडेंटिफिकेशन का तरीका। अब उसके बाद आता है दोस्तों स्टैंडर्ड एंड सैंपल एरर। तो दोस्तों इसमें ये आता है कि हम जैसे हमें कोई प्लानिंग दी गई कोई भी सैंपल या स्टैंडर्ड बनाने के लिए, तो हम उसकी प्रिपरेशन भी चेक करेंगे कि हमने कहीं सैंपल या स्टैंडर्ड बनाने में तो गलती नहीं कर दी। सपोज़ हमें बोला गया था 50 ml के वॉल्यूमेट्रिक में लेना है, हमने 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक में स्टैंडर्ड बना दिया। पिपेट 5 ml की बोली थी, हमने 3 ml की यूज़ कर दी। 2 ml की बोली थी, हमने 1 ml की यूज़ कर दी, क्योंकि 2 ml और 1 ml की पिपेट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, और 2 ml और 3 ml की भी पिपेट में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो दोस्तों इसमें बहुत बार एरर का चांस होता है। और दोस्तों ग्लासवेयर की बात करें तो 20 ml और 25 ml का जो ग्लासवेयर्स होते हैं उसमें भी बहुत कन्फ्यूज़न होता है। हालांकि अब मार्केट में राउंड बॉटम फ्लास्क और फ्लैट बॉटम फ्लास्क आने लगे हैं, जिसकी वजह से डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। और मेजर जो दोस्तों होता है 250 और 200 का जो फ्लास्क होता है, सबसे ज़्यादा एरर उसी में आज के टाइम पे आती हैं। और उसमें भी आजकल फ्लैट बॉटम वॉल्यूमेट्रिक और राउंड बॉटम वॉल्यूमेट्रिक से 200 और 250 के फ्लास्क को डिफ्रेंशिएट किया गया है। एंड अदर पॉइंट आता है इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन। दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन हमें चेक करना है कि इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर कैलिब्रेट था या नहीं था। उस टाइम तक उसका पैरामीटर चेक करने हैं कि वो प्रॉपर कैलिब्रेशन हुआ था या नहीं हुआ था। ड्यू डेट के बाद हमने सपोज एनालिसिस लगाई तो उसका तो कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ गया, तो वो भी हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है। और लास्ट है दोस्तों सैंपल कंटामिनेशन। दोस्तों ये आजकल का सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्या होता है, कभी कभार हम सैंपल बना रहे होते हैं और अगल बगल वाला भी कोई सैंपल, तो उसका कंटामिनेट हमारे सैंपल में आ सकता है, जिसकी वजह से कोई एक्सटीनियस पीक जाग सकती है, और एक्सटीनियस पीक की वजह से जो हमारा मेन पीक का रिस्पॉन्स है वो कम हो सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सैंपल कंटामिनेशन। तो सैंपल कंटामिनेशन की वजह से भी ओएस होता है। अब अगर इस इन्वेस्टिगेशन बाय एनालिस्ट एंड सुपरवाइजर में अगर हमें सपोज रूट कॉज मिल जाता है, तो अब इसमें हाइपोथेसिस प्लान करेंगे। ठीक है दोस्तों, हाइपोथेसिस प्लान करेंगे और देन रीटेस्टिंग करेंगे। इन सब में रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे और हाइपोथेसिस प्लान करेंगे, और हाइपोथेसिस के बाद हम रीटेस्टिंग करेंगे। और रीटेस्टिंग हमें करने के बाद हमारा सैंपल पास हो जाता है, तो हम उसका कापा आइडेंटिफाई करके उस बैच को बाय द हेल्प ऑफ QA एंड QC रिलीज कर देंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड फेज़ 1B इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों अब आते हैं, अगर हमें फेज़ 1A और फेज़ 1B में हमें कुछ रूट कॉज आइडेंटिफाई नहीं हुआ, हमें सैंपल प्रिपरेशन या कुछ सारे पैरामीटर देख लिए, हमारा रिजल्ट अगर फेल जा रहा है, देन वी गो फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों फेज़ 2 इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे अगर हमारा फेज़ 1 नहीं पास हो रहा है। तो फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 में आता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन होती है। पहला होता है पॉइंट प्रोसेस पैरामीटर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस थे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो प्रोसेस प्रॉपर यूज़ किए गए हैं कि नहीं यूज़ किए गए हैं। ड्राइंग पैरामीटर, तो ड्राइंग पैरामीटर मीन्स जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं, जो भी
यूज़ हुआ है उस मटेरियल को बनाने के लिए वो प्रॉपर ड्राई हुआ है कि बिना ड्राई किए उसको कंप्रेशन कर दिया गया है। दोस्तों ये ड्राइंग पैरामीटर इसको बोलते हैं। तीसरा है दोस्तों इनपुट आरएम क्वालिटी। उसके बाद जो हम आरएम की जो आरएम रॉ मटेरियल यूज़ किया गया है उस प्रोडक्ट में, तो हम उसकी क्वालिटी चेक करेंगे कि वो रॉ मटेरियल प्रॉपर एनालाइज हुआ था कि नहीं हुआ था। तो रॉ मटेरियल की रिपोर्ट वगैरह हम सब चेक करेंगे, उसकी डिस्पेंसिंग इंक्लूड करके कि कैसे उसकी डिस्पेंसिंग हुई थी। देन उसके बाद ट्रेनिंग ऑफ पर्सन। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे जो पर्सन ये प्रोसेस परफॉर्म किए हैं प्रोडक्शन के, उनकी ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उनका ट्रेनिंग प्रॉपर हुआ था या नहीं हुआ था। तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन। देन उसके बाद क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट। तो दोस्तों ये वही बात होगी, अगर हमारे सैंपल में स्टीनियस पीक की वजह से कुछ ओएस हो रहा है या ओटी हो रहा है सपोज आरएस में, तो उसके लिए हम क्लीनिंग ऑफ इक्विपमेंट भी चेक करेंगे अगर कंफर्म में जा रहा है कि परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कुछ कंटामिनेशन की वजह से वो प्रॉपर मिक्सिंग ना हुआ हो बैच, या उसमें अलग से कुछ इम्प्योरिटी आ गई हो मिक्सिंग के ड्यूरेशन में, कुछ भी अलग से फॉरेन मटेरियल अगर ऐड हो गया हो गलती से, तो उसके बारे में चेक करेंगे। देन गोज फॉर द एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। दोस्तों इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन मीन्स वहाँ का टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन एज़ पर एसओपी जो उस एरिया के लिए डिफ़ाइन की गई हैं, तो वो प्रॉपर यूज़ की गई हैं कि नहीं, वो हम इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन में देखेंगे। तो अगर दोस्तों फेज़ 2 में हमें अगर कुछ भी मिल जाता है, तो यहाँ से हम अगर हमें यहाँ रूट कॉज मिल गया, सपोज इधर पे ही रूट कॉज मिल गया, तो हम क्यूए को इसका डिसीजन दे देंगे भाई कि क्या करना है। बैच उसके बाद यहाँ से वापस लैब में लाएंगे और एनालिसिस करके बाय द हेल्प ऑफ क्यूए डिसाइड कर देंगे इसको रिलीज़ करना है कि नहीं। अब दोस्तों बात आती है, अगर यहाँ भी रूट कॉज नहीं मिला, फेज़ 2 में भी जाके कोई रूट कॉज सपोज नहीं मिलता है, तब हम क्या करेंगे? तब हम दोस्तों जाएंगे फेज़ 3 इन्वेस्टिगेशन, जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। फेज़ 2 में हमारा कुछ नहीं मिला तो हम फेज़ 3 में जाएंगे। दोस्तों फेज़ 3 को बोलते हैं एक्सटेंडेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब इसमें दोस्तों पैरामीटर जो आते हैं, पहला आता है सैम्पलिंग एरर, दूसरा होता है ऑथराइजेशन रीसैंपल। दोस्तों सैम्पलिंग एरर में कि उस मटेरियल की जो सैम्पलिंग की गई थी वो प्रॉपर ढंग से की गई थी या नहीं की गई थी, कहीं उसकी वजह से कंटामिनेशन तो नहीं आ गया है, उसका सैम्पलिंग रिकॉर्ड चेक करेंगे कि प्रॉपर प्रोसेस किया गया था, सैम्पलिंग प्रोसेस किया गया था कि नहीं किया गया। दूसरा है ऑथराइजेशन रीसैंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑथराइजेशन लेंगे क्यूए से कि उस प्रोडक्ट का रीसैम्पलिंग प्रोडक्शन एरिया से रीसैम्पलिंग करवाने के लिए भैया हमें वो प्रोडक्ट दोबारा चाहिए जहाँ से आपने ओरिजिनल कंटेनर से हमें रीसैंपल करके दीजिए। फिर उस रीसैंपल वाले प्रोडक्ट को री एनालिसिस करेंगे, डिसीजन लेके कि हाँ हमें उस सैंपल का फिर से री एनालिसिस करना है और उसको चेक करना है कि कहीं यहाँ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो हम एक बार उसको री एनालिसिस के लिए उस प्रोडक्ट को दोबारा रीसैंपल करवाएंगे प्रोडक्शन एरिया से। देन अगर हमारा रूट कॉज मिल जाता है, देन द डिफाइन द कापा, तो उसका हम कापा डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्यूए और वो डिसीजन देकर बैच रिलीज करना है कि नहीं। और अगर दोस्तों यहाँ भी कुछ मैटर नहीं मिलता है, तब हम उस मैटर को कि हमारा भैया कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या हम आगे करें, तो अब हम उसको R&D ADL या PD लैब पे डाइवर्ट कर देंगे उस मैटर को। द रीज़न बिहाइंड दैट कि अगर कहीं उसका मेथड डेवलपमेंट, मेथड ट्रांसफ़र में कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, वहाँ मेथड ढंग से डेवलप नहीं किया गया होगा, सपोज डाइलवेंट है, मोबाइल फेज है, बहुत सारी स्टडीज़ होती हैं कि प्रॉपर जो क्रशिंग है, क्रशिंग का मेथड है कि इंटेक का मेथड है, कि वो सारे पैरामीटर कि हमने डाइलवेंट जो स्टडी की थी वो प्रॉपर थी कि नहीं, प्रोडक्ट हमारा प्रॉपर डिज़ोल्व हो रहा है डाइलवेंट में कि नहीं हो रहा है, कॉलम हमारा हमें सपोज ये लेना था तो कॉलम की स्टडी चेक करेंगे, और जो भी इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड पैरामीटर हैं कि फ्लो रेट वगैरह हो गया एटसेट्रा एटसेट्रा, तो ये सब हम मेथड डाइवर्ट कर देंगे किसकी तरफ, R&D ADL या PD लैब, ये तीनों की तरफ मेथड डाइवर्ट कर देंगे कि भाई आप लोग देखो अब क्या है इस पूरे प्रॉब्लम में। उसके बाद दोस्तों कंक्लूजन बाय ऑल टीम मेंबर, अगर यहाँ से कुछ मिल गया तो फिर कंक्लूजन पे जाएंगे, सारे मेंबर मीटिंग करेंगे, QA QC ADL R&D PD लैब, ये सारे मेंबर इस
कमेटी के मिलके डिसीजन ये करेंगे, कंक्लूजन बताएंगे कि अब इसका बैच का क्या करना है, ये सब डिसाइड करेंगे। उसके बाद कंक्लूजन के बाद डिसाइड द फेट ऑफ बैच बाय क्यूए हेड। अब अगर कंक्लूजन में अगर हमारा बैच पास होता है तो उसे रिलीज़ करना है या नहीं करना है, वो हमारे डिसाइड करेंगे क्यूए हेड। क्यूए हेड हमारे डिसाइड करेंगे, जिसे क्वालिटी हेड भी बोलते हैं। वो हमें डिसाइड करेंगे बैच पास है तो पास करना है कि नहीं करना है। यदि यहाँ भी बैच फेल होता है तो देन वो क्यूए हेड ही डिसाइड करेंगे उस बैच को डिस्कार्ड करना है या फर्दर और कोई स्टडी के लिए लेना है। तो देन इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड बाय क्यूए हेड। बैच फेंकना है या बैच रिटेन करना है या बैच पास हो गया है तो उसे रिलीज़ करना है या नहीं करना है, तो ये सब हमें डिसाइड करेंगे क्यूए हेड। तो दैट्स ऑल अबाउट द OOT एज पर MHRA गाइडलाइन। तो यही था दोस्तों वीडियो। मोगेम्बो खुश हुआ कि MHRA के थ्रू हम OS या OOT कैसे हैंडल करते हैं। दोस्तों मैं 1 मिनट के लिए वीडियो स्टिल कर दे रहा हूँ, जिससे आप अगर चाहें तो इसका फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरा ये ब्लॉग OS OOT हैंडल एज पर MHRA तो आपको पसंद आया होगा। वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।